हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में। हम सभी जानते हैं कि जो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया होती है वो हमारी सम्मिलित रूप से श्वसन कहलाती है, जिसमें कि बहुत से अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। अगर एग्जाम में हमें डेफिनेशन लिखने आ जाए कि श्वसन या फिर रेस्पिरेशन की आप लोग डेफिनेशन लिखिए तो हम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सामान्य रूप में जो वायुमंडल की शुद्ध वायु फेफड़े में पहुंचती है और अशुद्ध वायु फेफड़ों से जो बाहर आती है उसको हम बोलते हैं श्वास। ओके, और हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जीवधारियों के शरीर में होने वाली समस्त भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं जिनमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर ठीक है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है तथा क्रियाओं के दौरान बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है, उसको हम बोलते हैं श्वसन। और यह एक हमारी अपचयी क्रिया होती है। अपचयी यानी कि हमारी कैटाबोलिक, जिसमें क्या होता है, कैटाबोलिक का मेन होता है कि किसी चीज को तोड़ना और एनाबोलिक का मेन होता है किसी भी चीज को जोड़ देना, जिसके कारण क्या होता है शरीर के भार में कमी आ जाती है। अब यहाँ पर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हमारा डायग्राम है वो मैंने बनाया हुआ है, इसकी सहायता से समझते हैं अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले पाए जाते हैं दो नासा छिद्र जो कि एक सेप्टम के द्वारा अलग अलग होते हैं। ठीक है, दो नासा छिद्र पाए जाते हैं और वो अपने अपने चैम्बरों में खुलते हैं जो कि एक नेसल सेप्टम के द्वारा अलग होते हैं। और नाक में जो बाल पाए जाते हैं यानी हेयर्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, जो धूल के साथ हानिकारक कण आते हैं क्योंकि इसमें म्यूकस भी पाया जाता है वो उसको चिपका लेते हैं। ठीक है, जिससे वो वैक्स के थ्रू बाहर निकल दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा पाया जाता है फेरिंग्स। ओके, जो हमारा मुख होता है ठीक है और नासिका, ये दोनों कहाँ खुलते हैं, फेरिंग्स में, जिसको हम बोलते हैं दोनों सम्मिलित रूप से फेरिंग्स। उसके बाद पाया जाता है हमारा जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, या हम इसको बोल सकते हैं वॉइस बॉक्स, जो कि एक कंठ के जैसा उभार होता है। हम अपने मतलब शरीर में देख सकते हैं इसको, यहाँ श्वास नली में पाया जाता है, जो आसानी से हम देख सकते हैं ऊपर की साइड से भी, जिसको हम बोलते हैं टैटुआ। ठीक है, और इसी में पाया जाता है हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, जब हम भोजन खाते हैं ठीक है, भोजन को निगलते हैं तो उस समय वो क्या करता है, श्वास नाल में भोजन को जाने से रोकता है। उसके बाद एपिग्लोटिस के बाद जो श्वास होती है यानी कि ऑक्सीजन होती है ठीक है, सबसे पहले नासा छिद्र में पहुंची, उसके बाद दोनों चैम्बरों से होते हुए फेरिंग्स, देन लैरिंग्स। ठीक है, यहाँ पर आई हमारे ट्रैकिया में, जो एक नाल होती है श्वास नली, इसको हम बोलते हैं वाइंड पाइप। वाइंड पाइप जो होता है जब वहाँ पर एक होता है, ये हो गया हमारा ट्रैकिया। जब ये दो पार्ट में फर्दर डिवाइड हो जाता है तब हम इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ये यहाँ पर दो पाइप में डिवाइड हो गया, ये हो गई हमारी दो ब्रोंकाई। और जब ये बहुत सारे पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो गया, आप लोग देख सकते हैं, तो हम बोलते हैं इनको, ये देखिए अगर एक में डिवाइड है तो ब्रोंकाई, और तब बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तब बोलते हैं हम उनको ब्रोंकाइल्स। ओके, और इन्हीं से जुड़ी हुई रहती है हमारी जो ब्रोंकियोलस होते हैं एल्वोलाई। ठीक है, एल्वोलाई क्या करती हैं, जो भी हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो हमारे नोस्ट्रिल से होते हुए, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन एपिग्लोटिस से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए ठीक है, फिर हमारे ट्रैकिया जब दो पार्ट में बढ़ जाता है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई, और उसके बाद ब्रोंकियोलस, उसके बाद पहुँचती है एल्वोलाई में। एल्वोलाई में क्या होता है, वो जो हमारा ब्लड होता है वो पहले से ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा वो गैस का ट्रांसपोर्ट करता है, जो गैसेस होती हैं उनका ट्रांसपोर्ट करता है हमारा हीमोग्लोबिन। इसीलिए क्या करता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है यहाँ एल्वोलाई में पहले से ही प्रेजेंट होता है ब्लड में, वो ऑक्सीजन को लेकर जो हमारे शरीर की सभी सेल्स होती हैं बाय ब्लड उनको दे देता है। ठीक है, ऑक्सीजन को जो होता है हमारा वो सेल्स को दे देता है, और जो सेल्स होती हैं वो उसी ऑक्सीजन को देती हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है इस ऑक्सीजन के द्वारा क्रेब्स चक्र चलाता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि क्या हुआ। सबसे पहले जो हमने ऑक्सीजन ली वो नासा छिद्र के माध्यम से होते हुए नासा जो हमारे चैम्बर्स होते हैं उनमें पहुंच गई। उसके बाद वो फेरिंग्स से होते हुए एपिग्लोटिस क्या है उसको भेजता है हमारी श्वास नाल यानी कि वाइंड पाइप में, और वो लैरिंग्स से होते हुए आगे हमारे ट्रैकिया में। ठीक है, जब हमारी श्वास नाल एक भाग में बटी हम उसको बोलते हैं ट्रैकिया, जब वो दो भागों में बट जाती है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, जब वो बहुत सारे भागों में बट जाती है तब हम उसको बोलते हैं ब्रोंकायोलस, और जो हमारे ऑक्सीजन होती है ठीक है लास्ट में वो पहुँचती है एल्वोलाई नामक
वायु कोष्ठक जो होते हैं हमारे उनमें पहुंचती है और वहां जाकर जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसको दे देती है। यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को लेकर जो हमारे बॉडी की सेल्स होती हैं उनको प्रोवाइड कराता है ऑक्सीजन, ठीक है। और जो हमारी बॉडी होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है। और जो ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन की क्रिया के पश्चात हमारा अपशिष्ट पदार्थ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है, वो भी क्या रक्त के माध्यम से ही एल्वोलाई में पहुंचता है। लंग्स के जो एल्वोलाई यानी कि वायु कोष्ठक होते हैं इनमें पहुंचता है और पहुंचने के बाद वो हमारे फेफड़ों से होते हुए, ट्रेकिया से होते हुए हमारे वायु कोष्ठकों के माध्यम से ही बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा इतना, आप बना सकते हैं इसका डायग्राम भी। ये देखिए, एक बार इसको समझ लीजिए, आपको थ्योरी फिर आसानी से समझ में आ जाएगी। जो मनुष्य का दायां फेफड़ा होता है, ठीक है, वो बाएं की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है और 3 लोब में बटा होता है। फर्स्ट होती है सुपीरियर लोब, ठीक है। उसके बाद जो बीच वाली होती है हम इसको बोलते हैं मिडिल लोब, और जो हमारी सबसे नीचे वाली होती है इंफीरियर लोब। जबकि जो हमारा बायां फेफड़ा होता है, ठीक है, वो 2 लोब्स में बटा होता है। फर्स्ट होती है हमारी सुपीरियर लोब और जो हमारी सेकंड यानी नीचे वाली होती है वो होती है हमारी इंफीरियर लोब। ओके, ये देखिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अगर पूछा जाए कि श्वसन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है मेनली। ओके, फर्स्ट होता है हमारा वायवीय और सेकंड होता है हमारा अवायवीय। सो ऑक्सीजन की उपलब्धता के आधार पर श्वसन 2 प्रकार से होता है, ठीक है। वायवीय या हम उसको बोल सकते हैं ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तब इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वायवीय अथवा ऑक्सी श्वसन। और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे कि हमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा जो मुक्त होती है वो प्राप्त होती है। और अधिकांश जंतुओं में इस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। तो क्या था, ग्लूकोज था हमारा और उसको ऑक्सीजन प्राप्त हुई तो क्या हो गया, उनका ब्रेकडाउन हुआ हमारा ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में, जिससे क्या है 38 ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी है वो रिलीज हुई। उसके बाद होता है हमारा अवायवीय अथवा अनोक्सी श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो ऑक्सीजन की जो अनुपस्थिति में ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल अथवा लैक्टिक अम्ल में विघटन होता है, इस प्रकार के श्वसन को बोलते हैं हम अनोक्सी श्वसन। और इस प्रक्रिया में एनोक्सी श्वसन की जो अपेक्षा अत्यधिक कम मात्रा में उत्पन्न होती है, ठीक है। ऑक्सी श्वसन की अपेक्षा जो ऊर्जा होती है वो अत्यधिक कम मात्रा में उत्पन्न होती है। निम्न श्रेणी के जंतु जैसे कि यीस्ट होता है, ठीक है, जीवाणु तथा परजीवी यानी कि पैरासाइट्स में इस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। एनारोबिक जो श्वसन होता है वो हमारा इनमें पाया जाता है। ऐच्छिक पेशियों यानी कि वोलेंट्री मसल्स जो होती हैं, निरंतर कार्य करने पर अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है। यानी कि ऐच्छिक पेशियों में भी कभी कभी एनारोबिक जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो पाया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, जो ग्लूकोज होता है हमारा यीस्ट में वो क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है उसका एथिल अल्कोहल में, हम इसको बोल सकते हैं एथेनॉल, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। लेकिन एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 2 ATP। और जो हमारा पैरासाइट्स में ग्लूकोज होता है वो उसका ब्रेकडाउन होता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। एनर्जी कितनी रिलीज होती है, यहाँ पर भी 2 ATP। अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के चरण, ठीक है। जब हम खाना डाइजेस्ट करते हैं और वो खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है सिंपलर फॉर्म में, सो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड जो होता है उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है एनर्जी बनाने के लिए। जिस सिंपलर फॉर्म में हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट हुआ यानी कि ग्लूकोज में, सो दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट फर्स्ट, ओके। और होता है किसमें, ये साइटोप्लाज्म में। उसके बाद जो हमारा पायरुवेट होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि श्वसन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट होता है हमारा एरोबिक, सेकंड होता है एनारोबिक, ठीक है। एरोबिक जो होता है वो एयर यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और होता किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एनारोबिक जो होता है वो होता है हमारा ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमारा पायरुवेट होता है उसका ब्रेकडाउन होता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में, और 38 ATP एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। ऑक्सीजन की कमी में यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन जो हमारा श्वसन होता है मसल सेल्स में, ठीक है। जब हम कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो हमारी मसल्स जो होती हैं उनमें थकान मौजूद होती है और वो हमें महसूस होती है, ठीक है। सो उसमें पायरुवेट जो होता है वो हमारा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके बाद हम जानते हैं कि यीस्ट में भी एनारोबिक हमारा रेस्पिरेशन जो होता है वो पाया जाता है। उसमें जो पायरुवेट होता है हमारा उसका ब्रेकडाउन होता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में, ठीक है। एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 2 ATP।
देखिए अब हम पढ़ चुके हैं श्वसन, ठीक है, श्वसन तंत्र और श्वसन के प्रकार। अगर आपसे एग्जाम में शॉर्ट में पूछे जाते हैं श्वसन की डेफिनेशन, आप वो लिख देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है श्वसन कितने प्रकार से होता है, आप लोग वो भी लिख देंगे। और श्वसन तंत्र जो हमने डायग्राम के थ्रू पढ़ा है, आप उसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिख देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि श्वसन अंग होते कौन कौन से हैं। जो स्तनधारी होते हैं यानी मैमल्स में फेफड़े यानी कि लंग्स जो होते हैं वो श्वसन अंग होते हैं स्तनधारी का। जबकि कीट जो होते हैं वो श्वास नली के माध्यम से अपना श्वसन करते हैं, ठीक है। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रैकिया के माध्यम से अपना श्वसन करते हैं। जबकि जलीय जीव जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि मछलियाँ होती हैं उनमें पाए जाते हैं गिल्स, जिनको हम क्लोम बोलते हैं, और वो अपना श्वसन तंत्र जो होता है उनका वही होता है। मेंढक जो होता है वो जब जमीन पर रहता है तो अपने फेफड़े यानी कि लंग्स से श्वसन करता है। जबकि मिट्टी के अंदर जब वो होता है यानी कि निष्क्रिय अवस्था में, तब वो चला जाता है तो अपनी स्किन से वो श्वसन करता है, ठीक है। और जब मेंढक का टेडपोल होता है यानी कि जब वो शिशु अवस्था में होता है तो वो किससे अपना श्वसन करता है, गिल्स से। यानी कि मेंढक जो होता है वो 3 प्रकार से श्वसन करता है। अब देखते हैं मनुष्य का श्वसन तंत्र, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देख लेना। श्वसन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ऊतकों उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करना होता है। और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो हमारा श्वसन होता है उसको निम्न 4 क्रियात्मक चरणों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी कि फुफ्फुसीय श्वसन। फुफ्फुस बोलते हैं हम फेफड़ों को, अर्थात वायुमंडल तथा फेफड़ों की कूपिकाओं, जो हमने पढ़ा था अभी, एल्वोलाई के मध्य होने वाला गैसीय आदान प्रदान। सेकंड होता है हमारा कूपिकाओं तथा रुधिर कोशिकाओं के मध्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण, यानी कि एल्वोलाई और जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं उनके मध्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन है वो किस प्रकार होता है। थर्ड होता है कि रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक संवहन, ठीक है। ब्लड के थ्रू ही क्या होती है, ऑक्सीजन जो होती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उसका शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक संवहन किसके द्वारा होता है, बाय ब्लड। फोर्थ होता है हमारा कि श्वसन क्रिया का नियमन जो होता है वो किस प्रकार होता है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, हम पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। उपयुक्त चरणों की पूर्ति हेतु मनुष्यों के शरीर में एक जटिल श्वसन तंत्र उपस्थित होता है, जिसमें पाए जाते हैं हमारे नासा द्वार, ठीक है, जो 2 नासा छिद्र होते हैं, नासा मार्ग, और उसके अलावा होते हैं जैसे कि ग्रसनी, कंठ, श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, और एक जोड़ी फुफ्फुस यानी कि फेफड़े पाए जाते हैं। और ये सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। प्रत्येक फुफ्फुस के अंदर एक श्वसनी, ठीक है, यानी कि ब्रोंकस, और अनेक श्वसनिकाएं, ब्रोंकायोलेस, तथा असंख्य कूपिकाएं, एल्वोलाई पाई जाती हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य श्वसन क्रिया में सहायता जो हमारे करते हैं अंग वो पाए जाते हैं। ये फेफड़े के फैलने तथा सिकुड़ने से संबंधित होते हैं और ये सभी हमारे सहायक अंग कहलाते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र का वर्णन हम निम्न प्रकार कर सकते हैं, देख लीजिए। फर्स्ट जो होता है नासा छिद्र, ठीक है, 2 नासा छिद्र पाए जाते हैं यानी कि नोस्ट्रिल्स। मुख के ऊपर नासिका की छोर पर 2 बाह्य नासा छिद्र पाए जाते हैं जो कि अंदर की ओर पृथक पृथक नासा वेसमों में खुलते हैं। हमें पता है कि जो नोज होती है उसके बीच में एक हमारा पाया जाता है सेप्टम, जो कि दोनों नासा छिद्रों को अलग अलग करता है, और ये एक नेसल सेप्टम की सहायता से पृथक होते हैं। नासा छिद्र के पीछे चौड़ा भाग जो होता है वो हमारा प्रगाढ़ यानी कि वेस्टिब्यूल कहलाता है। ये देखिए, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ओके। इसमें असंख्य बाल यानी कि हेयर्स, म्यूकस ग्लैंड्स तथा जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो पाई जाती हैं। वो क्या करती हैं कि हवा के साथ जो धूल के हानिकारक कण, सूक्ष्म जीव या फिर श्लेष्म आते हैं वो उसमें चिपक जाते हैं, जिससे शुद्ध नम वायु जो होती है वो शरीर पर ताप के अनुसार हमारे शरीर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। और दोनों नासा मार्ग अंदर की ओर 2 पश्च नासा रंध्रों की सहायता से नासाग्रसनी यानी कि नेसोफेरिंक्स में खुलते हैं, ठीक है। फिर सेकंड जो हमारा होता है सहायक अंग वो होता है ग्रसनी यानी कि फेरिंक्स। मुख तथा नासिका दोनों ही एक सम्मिलित प्रकोष्ठ में खुलते हैं और इस प्रकोष्ठ को ग्रसनी कहते हैं। अब देखिए, नाक में कोई ड्रॉप डालते हैं और हम खाना खाते हैं, वो सभी ग्रसनी के माध्यम से ही तो अंदर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंठ, या फिर हम बोलते हैं उसको स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स। सो यह एक खोखली बक्सेनुमा उपास्थि से बनी संरचना होती है जो कि वायुनाल के सबसे ऊपर पाई जाती है। और ग्रीवा में इसके कारण एक जो उभार होता है वो दिखाई देता है स्पष्ट, जिसको हम बोलते हैं टैटुआ। और इसी में एपिग्लोटिस पाया जाता है जो कि भोजन निगलते समय कंठ द्वार को बंद करके उसमें भोजन के प्रवेश को
रोकता है। देन आती है हमारी श्वास नली, हम जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, इसको हम वाइंड पाइप भी बोलते हैं यानी कि श्वास नाल। ओके, यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका होती है जो कि ग्रासनाल या फिर ईसोफेगस की अगली सतह से लगी होती है और इसमें सी आकार के अपूर्ण छल्ले यानी कि रिंग्स पाए जाते हैं। आपने ट्रैकिया में देखा होगा जो सी आकार के इस टाइप के छल्ले पाए जाते हैं वो हाइलिंग कार्टिलेज के बने होते हैं और ये श्वासनाल श्वसनियों तथा श्वसनिकाओं, ठीक है, इनको पिचकने से रोकते हैं। जब उसके अंदर छल्ले पाए जाएंगे तो वो पिचक नहीं पाएगी। वक्ष स्थल में श्वासनाल 2 भागों में विभक्त होकर दाईं तथा बाईं श्वसनियों का निर्माण करती हैं जो कि अपने अपने ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती हैं। ये देखिए मैंने रफली जो डायग्राम है वो बनाया हुआ है। जो यहाँ पर सी आकार के छल्ले इस टाइप के पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी श्वास नाल होती है यानी कि वाइंड पाइप जो होती है उसको पिचकने से रोकते हैं और जो हमारे ब्रोंकाई है इसको भी यहाँ पर सभी पर पाए जाते हैं ये, और जो हमारी ब्रोंकाइल्स होती हैं इनको भी पिचकने से रोकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक पाइप है यहाँ पर वो सीधा आ रही है श्वासनाल तो बोलेंगे ट्रैकिया। जब वो 2 भागों में यानी कि अपनी अपनी साइड के लंग्स जो होते हैं उनमें चली जाती है हम उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ये देखिए, और जब ये बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाती है तब बोलते हैं हम इनको ब्रोंकाइल्स। ठीक है, और प्लूरल मेम्ब्रेन जो है इस पर पाई जाती है, दोहरा आवरण एक ये पाया जाता है जो कि क्या करता है, फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो हमारा डायफ्राम होता है जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो ये नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो सामान्य स्थिति में ये वापस अपनी आ जाते हैं। उसके बाद आता है फेफड़े यानी कि लंग्स जो कि हमारे मुख्य श्वसन अंग होते हैं। ठीक है, फेफड़े ही हमारे मुख्य श्वसन अंग होते हैं, यही श्वसन की क्रिया करते हैं। मनुष्यों में अन्य जंतुओं की भांति कोमल गुलाबी रंग के सघन स्पंजी तथा शंकु रूप 2 फेफड़े पाए जाते हैं जो कि ग्रीवा के आधार से डायफ्राम तक फैले होते हैं। ठीक है, गले से लेकर हमारे डायफ्राम तक फैले होते हैं और प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर एक दोहरी सीरमी झिल्ली से बना फुफ्फुस आवरण यानी कि प्लूरा पाया जाता है जो फेफड़े के चारों ओर एक फुफ्फुस आवरणी कोष यानी कि प्लूरल सैक का निर्माण करता है। इस कोष की झिल्लियों के मध्य श्लेष्म जैसा तरल पदार्थ भरा होता है जो कि फुफ्फुस आवरणों की झिल्लियों को नम बनाए रखता है और यह द्रव फेफड़ों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। प्लूरल फ्लूइड की मात्रा अधिक हो जाने से प्लूरेसी रोग हो जाता है और इससे श्वास जो होता है यानी कि श्वसन क्रिया में कठिनाई उत्पन्न होती है। देखिए मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ डायग्राम में कि जो मनुष्य का दायां फुफ्फुस होता है यानी कि फेफड़ा वो बाईं की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। ठीक है, और जो हमारा दायां फुफ्फुस होता है वो 2 दरारों की सहायता से 3 पालियों में बटा होता है, इन्फीरियर, सुपीरियर एंड मिडल। ठीक है, और जो हमारा होता है बायां वो होता है 2 भागों में बटा होता है, इन्फीरियर एंड सुपीरियर। उसके बाद फेफड़ों में कूपिकाओं यानी कि एल्वोलाई के अंदर कुछ विशेष प्रकार की सेल्स यानी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो हर समय इसके अंदर लेसिथिन नामक पदार्थ का स्रावन करती हैं जो कि कूपिकाओं को खुला रखने में सहायक होते हैं और इसके अतिरिक्त यह गैसों के आदान प्रदान को सरल बनाता है तथा वायु के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं इत्यादि को नष्ट करता है। एल्वोलाई हमें पता है दिस इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ओके, उसके बाद पाई जाती है हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन यानी कि श्वसन कला। सो कूपिकाओं के अंदर अंतःश्वसन अथवा निःश्वसन इंस्पिरेशन के पश्चात आई वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का रक्त कोशिकाओं में बहते रक्त में प्रवेश करना तथा रक्त में उपस्थित जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका कूपिकाओं की वायु में प्रवेश कूपिकाओं तथा रक्त के मध्य स्थित एक कला के कारण होता है जिसको हम बोलते हैं श्वसन कला या फिर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद हमारे कुछ सहायक अंग होते हैं। मनुष्यों में स्थित डायफ्राम जो बताया था मैंने आपको, जब हम सांस लेते हैं तो वो नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, और जब हम सांस छोड़ते हैं वायुमंडल में वापस उस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो जो हमारा डायफ्राम होता है वो सामान्य स्थिति में आ जाता है। और उसके अलावा स्टर्नम तथा पसलियाँ जो होती हैं वो श्वसन की क्रिया में सहायता प्रदान करती हैं क्योंकि जो हमारी पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं, उन्हीं के अंदर लंग्स पाए जाते हैं। ओके, और जो हमारी पसलियाँ यानी कि रिब्स होती हैं वो स्टर्नम की सतह से जुड़ी होती हैं जो हमने पढ़ाया है स्केलेटन सिस्टम में। सो श्वसन की क्रियाविधि अब देख लेते हैं। जो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है वो होता क्या है, इसे हम श्वासोच्छ्वास या फिर ब्रीथिंग भी कहते हैं और ये प्रक्रिया 2 भागों में पूरी होती है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रीथिंग होता क्या है, श्वासोच्छ्वास होता क्या है। देखिए ब्रीथिंग बोलते हैं हम कि श्वास जो हमने लिया है, ठीक है, यानी कि
ऑक्सीजन को वायुमंडल से ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में वापस छोड़ना, ये पूरी प्रक्रिया हमारी होती है ब्रीथिंग। ओके, सम्मिलित रूप से हम इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। सो प्रथम भाग में वायुमंडल से वायु फेफड़ों के अंदर जाती है तथा फेफड़े फूल जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंतःश्वसन। जबकि दूसरे भाग में फेफड़ों के अंदर की जो वायु होती है वो वायुमंडल में चली जाती है और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उच्छ्वसन। ठीक है, इसके बाद अंतःश्वसन की क्रिया में जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम से संबंधित जो पेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं तथा डायफ्राम चपटा हो जाता है। जबकि श्वसन की क्रिया में, उच्छ्वसन जो होता है उसकी क्रिया में डायफ्राम की अरीय पेशियों में शिथिलन तथा पसलियों के मध्य की अंतः जो हमारी अंतःकोशिक पेशियां होती है उनमें संकुचन के कारण डायफ्राम तथा पसलियां अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। सांस आप लेकर और छोड़कर देखिए, ठीक है, क्या स्थिति होती है, जिससे वक्ष गुहा, प्लूरल गुहा तथा फेफड़ों का जो आयतन होता है वो कम हो जाता है। फेफड़ों की वायु पर दबाव से 1 से 3 मिलीमीटर हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम में वायु होती है वो अधिक हो जाने से फेफड़ों की वायु श्वसन मार्ग से होती हुई बाहर निकल जाती है। अब देखते हैं लंग्स कैपेसिटी। ओके, सो जो फेफड़ों के अंदर वायु भरने की क्षमता होती है, यानी कि हम सांस जो ले सकते हैं विभिन्न प्राणियों में तथा एक ही प्राणी में अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकती है। नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। ऐसा नहीं है कि कभी हमें ये सोचना पड़ता हो या फिर ये कि कोई काम रह गया हमें अभी तो सांस भी लेना है, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये जो हमारी अनैच्छिक क्रिया है ये अपने आप से होती रहती है। प्रवाही आयतन क्या होता है, ये शॉर्ट में पूछ सकते हैं। सो वायु की वह मात्रा जो सामान्य अवस्था में मनुष्य के फेफड़ों में भरती है तथा फेफड़ों से निकलती है, ठीक है, प्रवाही वायु कहलाती है। और सामान्य युवा पुरुष में इसकी मात्रा होती है हमारी 500 ml। अंतःश्वास सामर्थ्य यानी कि रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, चेष्टा करके यानी कि पूरे जोर लगा के हम जितनी भी वायु या फिर ऑक्सीजन हम अपने फेफड़ों में भर सकते हैं उसको बोलते हैं फेफड़ों की अंतःश्वास सामर्थ्य। स्वस्थ मनुष्य की अंतःश्वसन सामर्थ्य होती है हमारी 3500 ml, ठीक है, 500 तो हो गई हमारी जो नॉर्मली होती है, और हमने पूरी चेष्टा लगा के 3000 ml और अंदर ग्रहण कर ली तो वो हो गई हमारी पूरी 3500 ml। अब देखते हैं गैसों का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फेफड़ों के अंदर आई वायु से ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं के रक्त में तथा ऊतकों से आई कार्बन डाइऑक्साइड का रुधिर कोशिकाओं के रक्त से फेफड़ों में विसरण होता है। ओके, समझ आया। देखिए, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन एक निश्चित क्रम में होता है जो निम्नलिखित है, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन शरीर की विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं तक रुधिर की सहायता से जाती है। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को जब ऑक्सीजन प्राप्त होती है सो ये क्या बनाता है मिलकर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो ऊतकों में कोशिकीय श्वसन अथवा आंतरिक श्वसन में ऑक्सीजन जो होता है वो सक्रिय रूप से भाग लेती है, जिसके कारण ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर क्या होता है, जो रुधिर के साथ हमारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है वो ऊतकों में पहुंचता है और ये विघटित होकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है, यानी कि जरूरत पड़ने पर जो ऑक्सीजन होती है वो कोशिकाएं वहां से प्राप्त कर सकती हैं। देन हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन के अंतिम चरण अर्थात कोशिकीय श्वसन में यानी कि उसके दौरान खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण होने के पश्चात जो हमारा निष्कासित पदार्थ होता है क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो निष्कासित पदार्थ के रूप में प्राप्त होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फेफड़ों के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा श्वसन क्रिया का नियमन या फिर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मनुष्यों में जो नर्वस सिस्टम होता है वो श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी मनुष्यों में उपस्थित तंत्रिका तंत्र शरीर की आवश्यकता के अनुसार श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, जिसके कारण अत्यधिक कार्य करने के पश्चात भी जो हमारी धमनी होती है, धमनियों के रुधिर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो आंशिक दाब है वो लगभग समान रहता है ना। और सामान्यतः श्वासोच्छ्वास या वायु संचालन एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में होता है। वयस्क मनुष्यों में 12 से 15 और शिशुओं में 44 प्रति मिनट की दर से श्वासोच्छ्वास होता है। सामान्य श्वासोच्छ्वास में अंतःश्वास में यानी कि जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं 2 सेकंड तथा उच्च श्वास में यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम वायुमंडल में छोड़ते हैं उसमें 3 सेकंड का समय लगता है। सो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आगे भी आप अपनी बुक को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।